क्लास 12 जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का बोर्ड का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर से 40 से 50 नंबर का फंसेगा। बोर्ड पेपर जो आएगा उसमें 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन इसमें से लगभग जरूर फंसेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है विकल्पी का होता है और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का होता है। तो पहला खंड है, जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? 200 दाने बनाने हैं तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? देखिए, दाना कहा गया है और जो दाना होता है वो लगभग बीज होता है। भाई जो दाना है वो लगभग क्या पूरी तरह से बीज ही होता है, बीज को दाना कहा जाता है। अब बीज कब बनता है? बीज कब बनेगा भाई सोचिए, कब बनेगा? जब निषेचन होगा। जब निषेचन होगा तो निषेचन के बाद बीज बनता है। और निषेचन में होता क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। जो निषेचन क्रिया होती है उसमें नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। तो अब देखिए इसमें नर युग्मक क्या होगा? पुष्प जो होता है उसमें नर युग्मक परागकण होता है, नर युग्मक होता है परागकण। और मादा युग्मक को अगर देखा जाए तो मादा युग्मक जो होती है वो बीजांड एक तरह से होती है, अंड कोशिका होती है। तो अब जो नर युग्मक है परागकण जो है ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है उससे 4 परागकण बनते हैं। जो परागकण होते हैं एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है। जबकि जो बीजांड होते हैं, जो अंड कोशिकाएं होती हैं यानी फीमेल गैमीट्स होते हैं, उसमें भी एक गुर बीजाणु कोशिका से, गुर बीजाणु कोशिका से 4 तो गुर बीजाणु बनते हैं लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल 1 रह जाता है। तो इसमें 1 बचेगा। अब देखिए यहां पर कहा गया कि 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए? तो भाई यहां पर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बन रहे थे। तो अब 200 दाने बनाने हैं तो 200/4 कर दीजिए। इस तरह से आ जाएगा ये 4 पंचे 20, तो आ जाएगा 50। अब इसका निकालना पड़ेगा। तो इसमें भाई एक ही बन रहा है तो 200/1 करेंगे तो 200 ही आएगा। तो आ जाएगा ये 200 + 50 = 250। तो आंसर सही होगा कौन सा? इसमें तीसरा वाला। और डिटेल से आप इसको समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके के कई सारे उदाहरण लेकर के मैंने समझाया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। जन्मजात उपापचयी त्रुटि कहा गया है। फिनाइलकीटोन्यूरिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया, अरक्तता। तो इसमें आंसर सही होगा पहला फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिर अगला है, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। एक जो परागकोश होता है, जो एंथर होता है, उसमें परागधानियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए जैसे ये एक परागकोश की अनुप्रस्थ काट को मैंने समझाया था आपको जब लेक्चर ले रहे थे, इस तरह से था। तो इसमें देखिए इस तरह से 2 पालियां थी परागकोश में, एक में 2 और दूसरे में 2। इस तरह से एक परागकोश में 4 कुल थी, 4 परागधानियों की संख्या। तो पहला से हो जाएगा 4। फिर अगला है, इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं? कौन परागकण में? 2 नर युग्मक, 2 वर्धी कोशिकाएं तथा 1 जनन कोशा, 1 जनन कोशा और 1 नलिका कोशा, 1 नलिका कोशा और 1 नर युग्मक। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें से होगा तीसरा, 1 जनन कोशा और 1 नलिका कोशा पाई जाती है। भाई जब परागकण अंकुरित होता है इस तरह से, तो इसमें देखिए एक ये जनन कोशा होती है, जनन कोशा, और एक ये नलिका कोशा होती है, नलिका कोशा, जिसे वर्धी कोशिका भी कहा जाता है, वर्धी कोशिका, या फिर इसे ही कायिक कोशिका भी कहते हैं,
कायिक कोशिका, तो कई सारे इसके नाम होते हैं। चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें 5 खंड होते हैं और सभी एक एक नंबर के होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा लिखना होता है। पहला प्रश्न है मांसल फल का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इस तरह से यहां बना देना, हम यहां पर बता रहे हैं मांसल फल का नामांकित चित्र, तो आम वाला आप बना देना इस तरह से। ये मांसल फल का नामांकित चित्र हो जाएगा। बीच में देखिए यहाँ पर गुठली दिखा देना इस तरह से, और फिर लिख देना कि ये जो है ये बाह्य फल भित्ति है, बाह्य फल भित्ति है। और फिर यहाँ पर ये वाला बता देना मध्य फल भित्ति है, गूदेदार होती है, मध्य फल भित्ति है। बाह्य फल भित्ति को अंग्रेजी में इपीकार्प कहते हैं, मध्य फल भित्ति को अंग्रेजी में मीसोकार्प बोला जाता है, और इसको बोल देना ये वाली अंतः फल भित्ति है, अंतः फल भित्ति है। इसको एंडोकार्प बोला जाता है, और ये बीज में सीड या बीज हो जाएगा, बीज या अंग्रेजी में सीड बोला जाता है। इस तरह से बना देना तो एक मांसल फल ये हो जाएगा और आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। फिर अगला है जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है कहा गया है। तो भाई जो जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक जीव है, जो जीवाणु होता है वो प्रोकैरियोटिक जीव होता है, और जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे ये जीवाणु है, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इसमें केंद्रक कैसा होगा, तो प्रॉक केंद्रक होगा, प्रॉक केंद्रक पाया जाता है। प्रॉक केंद्रक का मतलब है कि अल्प विकसित केंद्रक होगा, अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, या फिर केंद्रक होता ही नहीं है ऐसा कह लीजिए, प्रोकैरियोटिक केंद्रक पाया जाता है कह लीजिए। इनमें जो होता है प्रोकैरियोटिक अभी केंद्रक बन ही रहा है, या फिर हुआ ही नहीं, या अल्प विकसित है, या फिर है ही नहीं कह लीजिए, तो इस तरह से बता देना। फिर अगला क्वेश्चन है टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम बताना है जो टाइफाइड बुखार उत्पन्न करता है। तो भाई जो टाइफाइड बुखार है ये जीवाणु जनित है, और किस जीवाणु से होता है, तो लिखेंगे साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। तो सूक्ष्म जीव क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड बुखार हो जाता है। और इसका जो टेस्ट किया जाता है विडॉल टेस्ट, विडॉल टेस्ट के माध्यम से जाना जाता है कि आपको टाइफाइड बुखार है कि नहीं, आप टाइफाइड पॉजिटिव हैं या नहीं है। इस तरह से यहाँ बता देना साल्मोनेला टाइफी। फिर अगला है पर परागण से लाभ का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। जो पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसके क्या लाभ होते हैं इसका उल्लेख करना है। तो देखिए एक पहला लाभ तो आप बता सकते हो कि इसमें जो स्वस्थ संतति प्राप्ति होती है, संतति की प्राप्ति होती है, अच्छी संतान होती है, स्वस्थ होती है, कोई भी रोग नहीं होता कह लीजिए। और दूसरा बता दीजिए नई किस्मों का उत्पादन होता है, नई किस्मों का उत्पादन होता है। और एक अब बता दीजिए, क्योंकि 1-2 बताना ठीक रहता है, ज्यादा लिखना ठीक रहता है, इसमें बता दीजिए कि रोग प्रतिरोधी पादपों की उत्पत्ति होती है। और ऐसे ही जीवन संघर्ष में अधिक क्षमता होती, तो कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही नंबर का है तो 2-3 लिख देंगे काम हो जाएगा। फिर अगला है जैव विविधता तप्त स्थल क्या है। जैव विविधता तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट के बारे में बात कही है इन्होंने, हॉट स्पॉट पूछा गया है, हॉट स्पॉट पूछ रहे हैं। तो आप क्या बताना ऐसे क्षेत्र जहां, हम लिखकर आपको बता देते हैं, जीव जातियों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है।
और वहां मानवीय गतिविधियों, यानी मानो जो वहां पर कार्य करता है, जो काट पीट करता है, तो मानवीय गतिविधियों के कारण खतरा होता है, खतरा होता है। तो ऐसे स्थानों को ही जैव विविधता तत्व स्थल घोषित किया गया है, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, उनको बचाया जा सके। इस तरह से बता देंगे, ऐसे क्षेत्र जहां जीव जातियों की संख्या बहुत अधिक होती है और वहां मानवीय गतिविधियों के कारण खतरा अधिक होता है, ऐसे स्थानों को जैव विविधता तत्व स्थल कहा जाता है या हॉट स्पॉट कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप देखिए, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी 5 खंड होते हैं और ये 2-2 नंबर का होता है। तो एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। एमनियोसेंटेसिस क्या है, कहा गया है। तो इसमें आप क्या बताना कि जन्म से पूर्व, पहले तो परिभाषा इसकी लिख देना। जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले, जन्म से पूर्व का क्या मतलब है, जन्म से पहले गर्भ के रोग निदान को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। जन्म से पूर्व गर्भ के रोग निदान को ही एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। और उसमें देखा क्या जाता है कि गुणों की अपसामान्यता को देखते हैं। जैसे ये गर्भ में बच्चा पल रहा है, यहां बीच में है और यहां पर गर्भाशयी द्रव भरा होता है, ये गर्भाशयी द्रव भरा है। तो अब डॉक्टर क्या करते हैं कि इंजेक्शन के माध्यम से, सुई के माध्यम से इस द्रव को निकाल लेते हैं और इसमें मानव की कोशिकाएं होती हैं, उस बच्चे की, शिशु की कोशिकाएं होती हैं। तो उन्हीं के माध्यम से उसका टेस्ट करते हैं, जानकारी लेते हैं, परीक्षण करते हैं कि गुणसूत्रों में कोई असामान्यता तो नहीं है। तो इस तरह से कहा गया कि जन्म से पूर्व गर्भ के रोग निदान को, और जब कोई असामान्यता होती है तो उसका निदान किया जाता है। तो गर्भ से पूर्व रोग के निदान को ही एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा हो जाएगी। फिर अगला है, पराग कोश के परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं। बहुत ही आसान है, आप बताना टैपिटम से प्राप्त करते हैं। टैपिटम कहाँ पाई जाती है, तो हमने बताया था जो पराग कोश होते हैं, जैसे अभी यहाँ पर छोटा सा चित्र आपको बताते हैं इस तरह से। तो ये जो परागकोश है, इसकी जो यहाँ पर परागपुट वाली लेयर होती है, जो परागधानियां होती हैं, तो इन्हीं की आंतरिक सतह में पूरी ये पाई जाती है टेपिटम, और ये बढ़ते हुए परागकणों को पोषण देने का कार्य करती है। इसलिए कहा गया कि पराग कोश के परागकण किससे भोजन प्राप्त करेंगे, किससे पोषण प्राप्त करेंगे, तो टेपिटम से प्राप्त करेंगे। फिर अगला है, असली फल व नकली फल में अंतर लिखिए। देखिए, जैसे पुष्प है, ये पुष्प है, तो हमेशा ये पुष्प का जो अंडाशय होता है, अंडाशय, तो निषेचन के बाद सामान्य प्रक्रिया क्या होती है कि निषेचन के बाद जब पुष्प के अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो उसे ही असली फल कहा जाता है। निषेचन के बाद में पुष्प के अगर अंडाशय से फल बन रहा है तो उसे ही असली फल कहते हैं। और नकली फल क्या है कि निषेचन ना हो या पुष्प के अंडाशय से फल का विकास ना होकर किसी अन्य भाग से हो जाए तो उसे ही नकली फल कहा जाता है। अब देखिए, असली फल नकली फल में अंतर तो हमने बताया है। उदाहरण पूछा जाए तो असली फल में आप बता देना, जैसे आम है, ये असली फल होता है। असली फल क्या है, तो ये आम असली फल है। और नकली फल में तो सेब बता देना, सेब, क्योंकि ये पुष्प के पुष्पासन से विकसित होता है, पुष्पासन से सेब विकसित होता है, इसलिए नकली फल हो गया। ऐसे ही नाशपाती बता देना, नाशपाती ये नकली फल होता है, नाशपाती भी। बैंगन है, रसभरी है, रसभरी क्या है, दलपुंज से विकसित होती है। ऐसे ही सहतूत है, कटहल है, अंजीर है, ये सब पुष्पक्रम होते हैं तो इनसे विकसित होती है, तो ये सब नकली फल होते हैं। तो अंतर बता देना, हो जाएगा काम आपका। फिर अगला है, असंग जनन को परिभाषित कीजिए। एपोमिक्सिस को परिभाषित करना है। तो बहुत ही आसान सी परिभाषा है, कई बार मैंने बताया है असंग जनन की परिभाषा, यहां पर हम बता देते हैं आपको। देखिए, जब पौधों में संयुग्मन
और अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन ना हो, लेकिन द्विगुणित कोशिका से, द्विगुणित कोशिका से नया जीव बन जाए, जीव बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। कहने का मतलब यह जो असंग जनन है एक तरह से अलैंगिक जनन की प्रोसेस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। तो इसमें जो नर और मादा युग्मक होते हैं वो मिलते भी नहीं है, नर और मादा युग्मक ना मिले और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो। कहने का मतलब है कि जब पौधों में संयुग्मन भी ना हो यानी निषेचन भी ना हो और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, लेकिन फिर भी द्विगुणित कोशिका से नया जीव बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। जैसे देखा होगा गन्ना में, गन्ना काट कर बो दीजिए, आलू है, आलू काट कर बो दीजिए, नींबू है, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे, धतूरा है, कैपिस है, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। बहुभ्रूणता क्या होती है? तो देखिए बहुत ही आसान सी परिभाषा आपको बता देते हैं, कैसे आप लिखना वहां पर, बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहा जाता है। कोई बीज है उसमें एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता कहा जाता है। और सिट्रस कुल की यह विशेषता होती है, सिट्रस कुल के पौधों में ये विशेषता मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसमें होता क्या है, जो जाइगोट होता है, जो जाइगोट होता है उसमें वो क्या होता है, दो या दो से अधिक बार टूट जाता है, दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है, भागों में बट जाता है, जिससे उसमें कई भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं। तो उदाहरण के रूप में आप क्या बताना, जैसे क्रोटोलेरिया है, क्रोटोलेरिया बता देना, ऐसे ही निम्फिया बता देना, निम्फिया में भी ऐसे ही होता है, निम्फिया है। और ये बताना कि इसकी खोज किसने की, तो खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी सन 1719 ईस्वी में। इस तरह से हो जाएगा। डिटेल के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, चाहे वो असंग जनन हो, चाहे बहुभ्रूणता हो, चाहे असली नकली फल हो, सब कुछ, एमनियोसेंटेसिस हो, जैव विविधता तप्त स्थल हो, इन सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जाइए देखिए, यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिखिएगा बहुभ्रूणता और स्पेस छोड़कर बायोलॉजी साइंस इसके लिखिएगा, इंटर कीजिएगा, वीडियो आ जाएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से इनके डिटेल से समझ सकते हैं, चित्र सहित समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब चौथा जो प्रश्न होता है, इसमें 4 ही खंड होते हैं और 3-3 नंबर के होते हैं। पहला है, युवा परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए हम समझाते चले गए और वीडियो बंद हो गया था, फिर से शुरू किया है। तो इस तरह से मैंने एक परागकोश की आंतरिक संरचना को समझाया हुआ है, जिसमें जो पहली लेयर हो जाएगी ये एपिडर्मिस हो जाएगी, एपिडर्मिस। और फिर इसके बाद वाली जो लेयर है ये एंडोथीसियम होती है, एंडोथीसियम हो जाएगी। फिर यहाँ पर मध्य परतें होती हैं, मध्य परतें, और फिर यहाँ पर टेपिटम होती है, फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो इस तरह से पूरा चारों तरफ बना करके और चार परागपुट यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप जाइए परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र कैसे बनाएं और आगे लिखिएगा बायोलॉजी साइंसेस के, यूट्यूब सर्च बॉक्स में डालिए परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र और स्पेस छोड़ेगा बायोलॉजी साइंसेस के, एंटर कीजिए, आ जाएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको देख लेना कि कैसे बनाया जाता है। किसी भी चित्र को अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं कि कैसे बनाए, तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है आप जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला है, मनुष्य के शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर पहले चम्मच की आकृति का बनाइएगा, फिर थोड़ा सा गर्दन नुमा और फिर इसके बाद पूंछ में
गर्दन में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर केंद्रक, यहाँ पर सबसे आगे का भाग एक्रोसोम लिखना, एक्रोसोम लिख देना। और फिर ये वाला केंद्रक हो जाएगा इसका, ये सिर वाला भाग हो जाएगा जो, और ये मध्य भाग, मध्य खंड हो जाएगा, और ये अंत्य खंड हो जाएगा, अंतिम भाग। अब इसमें मध्य खंड में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लेकिन कैसी होती है तो सर्पिलाकार होती है, सर्पिल माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और ये पूंछ वाला भाग होता है। इस तरह से सब बताना होगा। तो अगर आप एक शुक्राणु या स्पर्म का डायग्राम बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया हुआ है और एकदम सही से, तनिक भी गलत नहीं है। फिर अगला है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन क्यों किया था? तो कई कारण थे मटर के पौधे का चयन करने के लिए। तो पहला आप बता देना इसमें कि क्यों किया था। तो पहला पॉइंट अब बताना कि मटर का पौधा 1 वर्षीय था, 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है, तो 1 वर्षीय था। और वह आयु कितनी थी इसकी, तो ये भी बताइएगा, जिसकी आयु 3 या 4 माह, यानी दूसरा पॉइंट लिखना कि यह 3 या 4 माह में तैयार हो जाता है। और फिर आप बताना कि कम समय में तैयार होने के कारण, तीसरे पॉइंट बताना, इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करना आसान था, इसलिए मटर के पौधे को चुना था। और एक बता देना कि इसमें द्विलिंगी पुष्प थे, द्विलिंगी पुष्प था ये, और इसमें केवल स्वपरागण होता था, केवल स्वपरागण संभव। तो कई सारे पॉइंट बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं इंटरमीडिएट में, आपको काफी कुछ लिखना होता है। फिर अगला है, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही आसान सा है और अच्छा भी क्वेश्चन है। परिवार नियोजन पर टिप्पणी यानी परिवार को सीमित रखना ही, कम रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। और परिवार नियोजन की स्थायी विधि आप बता दीजिए, क्योंकि अभी चौथा ही क्वेश्चन है और 3 नंबर का है, तो इसमें थोड़ा कम लिखना होता है, कम से कम 1 पेज हो बस हो जाएगा, 1 या फिर थोड़ा बहुत 2-3 लाइनें कम भी हो सकती हैं। तो परिवार नियोजन पर टिप्पणी आप बताना स्थायी विधियों में कि परिवार को नियोजित करने की कुछ 2 मुख्य स्थायी विधियां हैं। एक तो वैसेक्टोमी होती है, और दूसरा ट्यूबेक्टोमी होती है। जो वैसेक्टोमी है ये पुरुष की नसबंदी होती है, पुरुष की नसबंदी, जिसमें ऑपरेशन के माध्यम से पुरुष की शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, उसका चित्र बना देना और फिर हेडिंग डालना ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी में स्त्री की नसबंदी होती है, इसमें स्त्री की ऑपरेशन के माध्यम से स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, तो उसे ही ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है या फिर नलबंदी कहा जाता है। तो इस तरह से दोनों बता करके हो जाएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। फिर अगला है, अंतरण आरएनए पर एक टिप्पणी लिखिए। अंतरण आरएनए पर टिप्पणी लिखना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बताते हैं आपको कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए भाई, अंतरण आरएनए हेडिंग पड़ी हुई है, यानी टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए को कहा गया है, अंतरण आरएनए हिंदी में लिखा गया है। तो ये अमीनो अम्लों के वाहक का कार्य करते हैं। जो अंतरण आरएनए होते हैं, जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं या टीआरएनए होते हैं, ये अमीनो अम्लों के वाहक का कार्य करते हैं, वेक्टर का कार्य करते हैं। अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक ले जाते हैं। जो ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं इनको कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक ले जाते हैं और इन पर अमीनो अम्ल से जुड़ने का एक स्थल तथा एमआरएनए के विशिष्ट कोडान से जुड़ने के लिए प्रतिकूट होता है, ये एंटी कोडान होता है। इतना लिख देना और थोड़ा सा चित्र वगैरह भी बना देना, आपका काम हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 5 का खा, डीएनए अंगुली छापी का एक विवरण दीजिए। यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को पूछा गया है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को पूछा गया है। तो ये मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में जरूर आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआईएमपी क्वेश्चन है ये।
तो डीएनए अंगुली छापी पर विवरण देना है। चलिए आपको छोटी सी परिभाषा बताते हैं कि डीएनए अंगुली छापी कैसे आप लिखोगे, दिखाते हैं आपको। तो देखिए हेडिंग डालना डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से, यानी जो आणविक कैंची थी जो कट कर रहा था एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, उसकी सहायता से विदलन करके यानी कट करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। इसे डीएनए अंगुली छापी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि डीएनए खंडों का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से कट करके डीएनए खंडों की मैचिंग करना ही डीएनए अंगुली छापी होती है। मैचिंग करके किसी व्यक्ति की पहचान करना ही डीएनए अंगुली छापी या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। और इस तकनीक की खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में की थी। इस तकनीक की खोज किसने की? एलेक्स जेफरी ने की थी। और प्रत्येक जीव के डीएनए की संरचना तथा आनुवंशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से बिल्कुल भिन्न होती है, अलग होती है। इस तकनीक के द्वारा किसी व्यक्ति, उसके माता पिता, संतान, अपराधी व बलात्कारी मनुष्य की पहचान की जा सकती है। और अधिक डिटेल से चित्रों के माध्यम से समझने के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से चित्रों के माध्यम से समझाया हुआ है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जाइए देखिए। और कैसे देखेंगे? तो YouTube सर्च बॉक्स में लिखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आगे लिखिएगा बायोलॉजी साइंस एसके, इंटर कीजिएगा, वीडियो आ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 2 वीडियो है, एक नया वाला वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है गा नंबर 5 का, रिस्ट्रक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आइए इसको भी दिखाते हैं, समझाते हैं। अब देखिए प्रतिबंधन एंजाइम कहो चाहे रिस्ट्रक्शन एंजाइम कहो, उच्चारण में वहां पर पूछा गया है, क्योंकि बायोलॉजी में उच्चारण में पूछकर चकमा देते हैं। तो आप चाहे प्रतिबंधन एंजाइम कहो चाहे रिस्ट्रक्शन एंजाइम कहो, तो प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से डीएनए अनुक्रम को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो गया है। यानी जो प्रतिबंधन एंजाइम है ये डीएनए खंड को विशिष्ट स्थलों से काटता है, काटने का कार्य करता है। इसीलिए प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है या मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है और यह प्लाज्मिड डीएनए संवाहक की तरह से कार्य करता है, जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। और इसका उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। इस तरह से लिख देना, आपका काम हो जाएगा। एक प्रतिबंधन एंजाइम को भी बता देना उदाहरण सहित, मैंने समझाया हुआ है। आप हमारे चैनल से जाकर के आणविक कैंची सर्च कीजिए या मॉलिक्यूलर सीजर सर्च कीजिए। YouTube सर्च बॉक्स में लिखिएगा आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर और स्पेस छोड़कर बायोलॉजी साइंसेस के आ जाएगा वीडियो। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, देख लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सह प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। सह प्रभाविता किसे कहा जाता है? तो बहुत ही आसान है सह प्रभाविता। इसमें देखिए जैसे एक सफेद मवेशी था, इधर लाल मवेशी था, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया था, तो यहाँ पर चितकबरा मवेशी पैदा हुआ था। चितकबरा मवेशी पैदा हुआ था, इनकी जो संतान थी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बीच बीच में लाल बाल थे, बीच बीच में सफेद बाल थे, तो इसी को सह प्रभाविता कहते हैं। इसका भी गुण आया, इसका भी गुण आया, दोनों का प्रभाव समान रूप से आया, इसीलिए सह प्रभाविता। सह माने दोनों का, प्रभाविता दोनों प्रभावी हुए, बीच बीच में लाल हैं, बीच बीच में सफेद हैं, तो ये सह प्रभाविता हो गया। अगर आप इसको डिटेल से उदाहरण सहित समझना चाहते हैं तो आप YouTube सर्च बॉक्स में लिखिएगा सह प्रभाविता और स्पेस छोड़कर बायोलॉजी साइंसेस के लिखिएगा, वीडियो आ जाएगा। आप अच्छी तरीके से उसको समझ लीजिए, देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर आएगा। फिर 6 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 6 का पहला है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मनुष्य में आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार क्या होते हैं आपको बताते हैं। देखिए जो जीन होता है, जीन कहो या फिर गुणसूत्र आप ले लो, जीन या गुणसूत्रों में
किसी समस्या के कारण होने वाली बीमारी को आनुवांशिक विकार कहा जाता है। आनुवांशिक विकार कहते हैं। अब कौन कौन से हो जाती है बीमारियां, जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया हो जाती है, वर्णांधता हो जाती है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। चाहे किसी भी सिंड्रोम के बारे में आप जानना है, डाउन सिंड्रोम के बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में, हर सिंड्रोम पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जाइएगा YouTube सर्च बॉक्स में लिखिए सिंड्रोम, स्पेस छोड़ करके बायोलॉजी साइंसेस के आ जाएगा, वीडियो देख लीजिए। या फिर हीमोफीलिया, वर्णांधता, इन सबको उदाहरण सहित 4-4, 5-5 उदाहरण को लेकर के समझाया हुआ है। आपको तुरंत समझ में आएगा और YouTube पर ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने नहीं समझाया होगा। आप लोग जाइए, देखिए, तुरंत समझ में आएगा। फिर अगला है सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो देखिए, सेंट्रल डोग्मा को हो चाहे अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत, इस तरह से पूछा जाए, सेंट्रल डोग्मा के नाम से पूछा जाए, चाहे अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत कहे, किसी भी नाम से पूछा जाता है तो आप क्या लिखना, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखिए, इसमें डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रही है, और डीएनए से जो डीएनए बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे ही रेप्लिकेशन कहा जाता है। रेप्लिकेशन यानी द्विगुणन, डीएनए द्विगुणन कहते हैं। और डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, डीएनए से जब आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है या अनुलेखन कहा जाता है। और जो आरएनए से प्रोटीन बन रही है उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है या फिर उसे ही क्या कहते हैं, अनुवादन कहा जाता है। तो चाहे आप रेप्लिकेशन पर वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे आप ट्रांसक्रिप्शन पर वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे आप ट्रांसलेशन पर वीडियो देखना चाहते हैं, यानी डीएनए द्विगुणन और अनुलेखन और अनुवादन, इन सब पर, तीनों टॉपिक्स पर, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई परीक्षा में जरूर आएगा। चाहे रेप्लिकेशन आ जाए, चाहे ट्रांसक्रिप्शन आ जाए, चाहे ट्रांसलेशन आ जाए, जरूर आएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जाइए, अच्छी तरीके से डिटेल से समझिए, लॉन्ग वीडियो है, देखिए जाकर के, समझ में आ जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इन पर। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम लिखिए तथा इनके संरक्षण के उपाय। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो एक तो आप बता दीजिएगा, पहला घटक आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता पहला बता देना। जैसे कि हमारे देश में धान की कई हजार प्रजातियां पाई जाती है, लगभग में 5,000 के आसपास प्रजातियां हैं, और इसी तरह से आम की लगभग में 1,000 के आसपास प्रजातियां हैं। तो ये देखिए, विविधताएं हैं कि नहीं, आनुवांशिक रूप से विविध है कि नहीं, अलग अलग है कि नहीं है। फिर दूसरा डालना जातीय विविधता, जातीय विविधता। तो जातीय विविधता में बता देना, जैसे कि पश्चिमी घाट में उभयचर जो जंतु हैं पूर्वी घाट की तुलना में अधिक होते हैं, इस तरह से। और तीसरा बताना पारिस्थितिक विविधता, पारिस्थितिक विविधता या पारितंत्र स्तर पर जो विविधताएं होती हैं उन्हें पारिस्थितिक विविधता कहा जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, खाद्य उत्पादन में इनकी भूमिका क्या है। तो ऐसे उर्वरक जो जैविक पदार्थों से बनते हैं, जीवों से बनते हैं, उन्हें ही जैव उर्वरक कहा जाता है। जैसे आप नील हरित शैवाल ले लीजिए, नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी ले लीजिए, तो इससे जो उर्वरक बनते हैं वो भी जैव उर्वरक हो जाएंगे। और इसी तरह से जो राइजोबियम जीवाणु होता है, राइजोबियम जो जीवाणु है, ये दलहनी पौधों की जो जड़ ग्रंथियां होती हैं, इस तरह से इन जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, इनमें बैठा रहता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है।
तो देखिए ये जैव उर्वरक हुआ कि नहीं हुआ, जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम जीवाणु योगदान दे रहा है कि नहीं। तो फिर अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी, रेड डाटा बुक और परजीविता। देखिए जो रेड डाटा बुक है ये जो विलुप्त हो रहे प्रजातियां हैं, विलुप्त हो रही जो जातियां, ये विलुप्त हो चुकी जो जातियां उनकी एक लिस्ट है तैयार की गई है, उसी लिस्ट को रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो आप YouTube सर्च बॉक्स में लिखिएगा रेड डाटा बुक, स्पेस छोड़कर बायोलॉजी साइंसेस के आ जाएगा, वीडियो देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहां से आप जाकर के इसको देख सकते हैं। जो परजीविता है ये क्या होती है कि जब कोई जीवधारी है वो किसी दूसरे जीव पर रहकर अपने भोजन को ग्रहण करता है तो उसे ही परजीविता कहा जाता है, या दूसरे जीव की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसे ही परजीविता कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे परजीविता में एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। जो परजीवी होता है वो पोषक पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। परजीवी जैसे अब मनुष्य को ही ले लीजिए, मनुष्य की आंतों में जो कीड़ा होता है, जो एस्केरिस होती पाई जाती है, मनुष्य का ही खून चूसती है, तो ये परजीविता हुई कि नहीं। तो इस तरह से परजीविता हो जाएगी। पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है स्त्री के प्रजनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, और उसके बारे में भी लिखना है। यहाँ पर केवल चित्र लिखा गया है, नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा सा। तो इस तरह से स्त्री के प्रजनन तंत्र का आप चित्र बनाइएगा। हम जल्दी से बनाकर दिखा देते हैं इस तरह से, और इधर भी ऐसे ही बन जाएगा। यहां से आकर इनको लिखना अंडाशय, इधर भी अंडाशय हो जाएगा, ये गर्भाशय हो जाएगा, और ये अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका हो जाएगी, और फिर एक एक करके यहाँ पर योनि हो जाएगी। एक एक करके इनके बारे में लिखना होगा, सबके बारे में। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है, आप लोग जाइए देखिए, समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो गुर बीजांड जनन क्या है, आवृत बीजी पुष्प में युग्मनज से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुर बीजांड, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये परीक्षा में आ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मनुष्य में निषेचन, सहज और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सहज और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते तो अनुवांशिक कोड पर एक निबंध लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं इसमें से परीक्षा में जरूर फंसेगा। द्विनिषेचन क्या है समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के समझ सकते हैं। वाहितमल उपचार बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है। निमोनिया की रोकथाम कैसे करें, निम्नलिखित फलों में अंतर, फली और लोमेंटम में, अस्थिल फल विदुर पर, इन सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, जाइए देखिए, तुरंत समझ में आएगा। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें से परीक्षा में जरूर आएगा। तो आशा है पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जल्दी से, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।